पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो खुद को कट्टरवादी हिंदू, गौरक्षक और फायरब्रांड नेता कहता है। मेरठ की सरदना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम। राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो अपने बयानों से इंटरनेट और टीवी चैनलों पर छा जाते हैं। लेकिन क्या इस आक्रामक छवि के पीछे कुछ ऐसा भी है जिसे वे जनता से छिपाना चाहते हैं? क्या उनके कहे शब्द और उनके किए काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी अफवाह पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सरकारी दस्तावेजों, अदालती फैसलों और आधिकारिक जांच रिपोर्टों की। आइए 5 अध्यायों में खोलते हैं संगीत सोम के राजनीतिक सफर की वो फाइलें जिन पर वे खुद भी बात नहीं करना चाहते। संगीत सोम की पूरी राजनीति गाय की रक्षा, हिंदू संस्कृति और हलाल उत्पादों के विरोध पर टिकी है। वे सार्वजनिक मंचों से मांस के व्यापार और बूचड़ खाने के खिलाफ जहर घोलते रहे हैं। लेकिन साल 2015 में देश के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दस्तावेजों से एक ऐसा सच सामने आया जिसने उनके समर्थकों को भी हैरान कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संगीत सोम साल 2005 से 2008 तक अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के प्रमोटर और एसोसिएट डायरेक्टर थे। अब सवाल उठता है कि यह अल्दुआ कंपनी क्या काम करती थी? इस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर के मुताबिक यह कंपनी भारत से अरब देशों में हलाल मीट और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली देश की अग्रणी कंपनियों में से एक थी। कंपनी के प्रोफाइल में साफ लिखा था कि वे बेहतरीन क्वालिटी का हलाल मीट प्रोसेस और एक्सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, जांच में अलानाम नाम की एक और मीट प्रोसेसिंग कंपनी का नाम सामने आया जिससे संगीत सोम के व्यापारिक संबंध जुड़े हुए थे। जब साल 2015 में मीडिया ने इस खबर को उजागर किया तो संगीत सोम का पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ऐसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सामने पक्के दस्तावेजी सबूत रख दिए गए तो उन्होंने अपना बयान बदला। उन्होंने दलील दी, हाँ, मैंने कुछ जमीन खरीदी थी और मैं उस कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह मीट एक्सपोर्ट की कंपनी है। मैंने कुछ महीनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। अब आप खुद सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो करोड़ों रुपए का निवेश करके किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है, क्या उसे 3 साल तक यह नहीं पता कि उसकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रही है? यह विवाद संगीत सोम के करियर का सबसे बड़ा राजनीतिक यूटर्न माना जाता है, जहां उनकी गौरक्षक की छवि पर खुद उनके व्यापारिक दस्तावेजों ने सवाल खड़े कर दिए। साल 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। इस दंगे ने पश्चिमी यूपी के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह तोड़ दिया। इस दंगे की आग को भड़काने में जिस घटना ने घी का काम किया वो था एक वीडियो। अगस्त 2013 में फेसबुक और यूट्यूब पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया गया। इस वीडियो में भीड़ 2 युवकों को बेरहमी से पीट पीट कर मार रही थी। वीडियो के साथ कैप्शन में दावा किया गया कि यह मुजफ्फरनगर के कवाल गांव का वीडियो है जहां हिंदू लड़कों को मारा जा रहा है। इस वीडियो के फैलते ही पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। जब उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर सेल ने इस वीडियो की जांच की तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। वह वीडियो मुजफ्फरनगर का था ही नहीं। वह वीडियो दरअसल पाकिस्तान के सियालकोट का था जो कई साल पुराना था। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस फर्जी और भड़काऊ वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने और बढ़ावा देने वाले मुख्य लोगों में संगीत सोम शामिल थे। पुलिस ने उनके खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हालात इतने बेकाबू हुए कि संगीत सोम पर राष्ट्र सुरक्षा कानून एनएस लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि इस घटना ने उन्हें जेल तो भेजा, लेकिन उनके राजनीतिक कद को रातों रात बढ़ा दिया। वे एक स्थानीय नेता से सीधे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किए जाने लगे। दंगों की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना था कि सोशल मीडिया पर फैलाए गए उस फर्जी वीडियो ने दंगों को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि सालों बाद साल 2021 में तकनीकी और दस्तावेजी सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई और उन्हें इस मामले में राहत मिल गई। लेकिन यह इतिहास में दर्ज रहेगा कि कैसे एक विदेशी फर्जी वीडियो की राजनीति ने यूपी को दंगों की आग में झोंक दिया था। संगीत सोम के विवादों का सिलसिला मुजफ्फरनगर पर नहीं रुका। साल 2015 में दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक बेहद दुखद घटना हुई। अफवाड़ी की मोहम्मद अखलाक नाम के व्यक्ति के घर में गौमांस रखा है। इसके बाद भीड़ ने अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव था। जिला प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी, यानी किसी भी भारी नेता या भीड़ के वहां जाने पर पाबंदी थी ताकि माहौल और ना बिगड़े। लेकिन संगीत सोम कानून और प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ बिसाड़ा गांव पहुंच गए। उन्होंने वहां न सिर्फ धारा 144 का उल्लंघन किया बल्कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेहद भड़काऊ बातें कहीं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी और ऐसे बयान दिए जिससे वहां का माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया।
प्रशासन ने उनके खिलाफ सरकारी आदेशों के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया। यह मामला सालों तक अदालत में चला। अक्सर ऐसे राजनीतिक मामलों में नेता बच निकलते हैं, लेकिन अक्टूबर 2022 में गौतम बुद्ध नगर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने संगी सोम को इस मामले में राहत नहीं दी। अदालत ने उन्हें कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर कानूनी जुर्माना लगाया। यह फैसला इस बात का कानूनी प्रमाण है कि संगी सोम राजनीतिक लाभ के लिए कानून व्यवस्था को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब संगी सोम के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं होता या जब वे मुख्यधारा की खबरों से गायब होने लगते हैं, तब वे एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, विवादित बयान। उनके बयान किसी विकास, रोजगार या किसानों के मुद्दों पर नहीं होते, बल्कि इतिहास और धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। आइए उनके कुछ सबसे चर्चित और विवादित बयानों का विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, ताजमहल पर बयान। साल 2017 में संगी सोम ने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल और भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल को लेकर एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा, ताजमहल भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है। इसे बनाने वाले ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और वह हिंदुओं का सर्वनाश करना चाहता था। तथ्य की जांच। इतिहास के किसी भी पन्ने में यह नहीं लिखा कि सांझा ने अपने पिता को जेल में डाला था। सच है कि सांझा को उनके अपने बेटे ने कैद किया था। संगी सोम ने इतिहास का बुनियादी तथ्य भी गलत बताया। उनके इस बयान पर देश विदेश में इतनी थूथू हुई कि खुद उनकी पार्टी भाजपा को बयान जारी कर कहना पड़ा कि यह संगी सोम का निजी बयान है और पार्टी ताजमहल को भारतीय वास्तुकला का गौरव मानती है। नंबर 2, IPL और शाहरुख खान पर निशाना। हाल ही में जनवरी 2026 में जब IPL के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, तो संगी सोम ने फिर से हेडलाइंस बटोरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को निशाने पर लिया और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। उन्होंने मांग की कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि संगी सोम के ये बयान किसी राष्ट्रवाद से प्रेरित नहीं होते, यह विशुद्ध रूप से पोलराइजेशन टूल किट का हिस्सा है। जब जमीनी राजनीति में पकड़ ढीली होने लगती है, तो ऐसे बयान देकर वे मीडिया और सोशल मीडिया एल्गोरिदम में खुद को जिंदा रखते हैं। संगी सोम की छवि जनता के सामने यह दिखाई जाती है कि वे अपनी पार्टी और विचारधारा के प्रति बेहद वफादार हैं, लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर बेल्ट की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। संगी सोम का टकराव सिर्फ विपक्षी दलों सपा, असपा, बसपा या कांग्रेस से नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर के बड़े नेताओं से उनकी राजनीतिक दुश्मनी जगजाहिर है। पश्चिम यूपी के एक और कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव बालियान के साथ संगी सोम का 36 का आंकड़ा है। राजपूत बनाम जाट राजनीति के इस वर्चस्व में दोनों नेता कई बार सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगी सोम अपनी पारंपरिक सीट सरदना से चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने हराया। इस हार के बाद संगी सोम ने अपनी हार का ठीकरा किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा। वहीं दूसरी तरफ संजीव बालियान के समर्थकों और खुद भाजपा के मेरठ जिला अध्यक्ष ने पार्टी आला कमान को लेकर शिकायत भेजी। इस शिकायत में संगी सोम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप था कि संगी सोम ने चुनाव के दौरान भीतरघात किया, यानी मंच पर तो वे भाजपा के साथ थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने पार्टी के ही अधिकृत उम्मीदवारों को हराने के लिए काम किया, ताकि इलाके में उनका खुद का एक अधिकार बना रहे। अपनी पार्टी के खिलाफ काम करने के ये आरोप साबित करते हैं कि उनके लिए सर्वोपरि पार्टी की विचारधारा नहीं, बल्कि उनका खुद का व्यक्तिगत और राजनीतिक अहंकार है। तो यह संगी सोम के राजनीतिक जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा। एक तरफ मंचों से हलाल उत्पादों का विरोध, तो दूसरी तरफ खुद लाल मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के डायरेक्टर पद का इतिहास। एक तरफ राष्ट्रवाद का दावा, तो दूसरी तरफ देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले फर्जी पाकिस्तानी वीडियो को शेयर करने का आरोप। एक तरफ कानून की दुहाई, तो दूसरी तरफ कानून का उल्लंघन करने पर अदालत द्वारा दी गई सजा। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखाया नहीं जाता। संगी सोम की फायरब्रांड छवि के पीछे छिपे इन तथ्यों को जानना हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो बयानों की चमक दमक के पीछे छिपे सच को देखना चाहते हैं। आप संगी सोम के इस राजनीतिक सफर और इन विवादों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।